हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रिया और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 5 ऐसे एक्ट्स जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन खुद। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का एक सुप्रीम लॉ है जो डिफाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, सिटीजन्स राइट और डिसॉल्व करता है पावर एंड फंक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक या फिर ब्रीफ चीज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स होते हैं। ओरिजिनली 22 थे, जिसमें से 3 पार्ट्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 6 राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं। वो हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सिएबल बनाता है। वो जिसे नहीं मालूम इन्फोर्सिएबल पार्ट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट होता है जिसको जिसको इन्फोर्स करवाने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नाउ ये जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आप कोर्ट में जाके गुहार नहीं लगा सकते कि ये प्रोविजन इसमें दिया हुआ है तो कहिए सरकार को कि इसको इम्प्लीमेंट करें। नहीं, ये नहीं कर सकते आप। फिर है पार्ट 4A में ड्यूटीज़, जो हमारे पास 11 ड्यूटीज़ की हैं, जो हैं कुछ ऐसी कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे नोबल आइडियल्स जो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहिए, जब भी देश को अपनी ज़रूरत हो तो आप खड़े रहें, हारमनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करें, रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करें, नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, साइंटिफिक टेम्पर करें। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि आपके पास कोई भी खबर आ रही है उस पर आँख मूंद कर विश्वास ना करें। एक बार चेक कर ले कि क्या उसकी अथॉरिटी किस सोर्स से लिया गया है। वो अभी इंडो पाकिस्तान वॉर में जो ये पाकिस्तान है, ये कितना फेक नैरेटिव हर जगह चला रहा है कि हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए। ये सोर्स क्या है? कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इसके पीछे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, जस्ट किसी का स्टेटमेंट है। उसको आप इतने बड़े बड़े अखबारों में छाप रहे हैं। और यहाँ पर काम आता है आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट। देखिए वो चीज़ सही है या नहीं। ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर राइट टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी, बसेस, लैंड, उसका आप सेफ्टी के साथ यूज़ करें, ना कि उसे तोड़े फोड़े जस्ट बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। Strive excellence in all sphere of individualism and collective activity, and to provide opportunity for education to children between 6 to 14. So, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। चलिए, दूसरा एक्ट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। नाम से क्या समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होते हैं? हमारे देश के राजनेता। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये गवर्न करता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, वो इंश्योर करता है कि हमारे देश में फ्री एंड डेमोक्रेटिकली ये प्रोसेस स्मूथली हो। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो इसमें डिफाइन किया गया है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। ये रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन से समझ में आ गया, बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, सबको मालूम है। एक थी वाराणसी की सीट और एक थी गुजरात में से उनकी सीट। तो जब वो दोनों सीटों से जीत गए थे, पर वो दोनों सीट्स पर रह नहीं सकते, उन्हें एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। तो जिस सीट को वो छोड़ते हैं और फिर उस पर जो दोबारा इलेक्शन होते हैं, उन्हें बाई इलेक्शन कहते हैं। प्रोवाइड फॉर इलेक्टोरल ऑफेंस एंड डिस्प्यूट, एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी। वो प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ही दिया गया है अंडर सेक्शन 8। नंबर थर्ड एक्ट,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ ये एक्ट हमारे लिए पर्सनली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम एक कंज्यूमर हैं, हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और कभी उनमें खराबी आ जाए या फिर हमारे पास धोखाधड़ी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या फिर जो हमारे पास इसके लिए बॉडी है वहाँ पर। किस एक्ट के थ्रू ये चीज़ गवर्न होती है? ये गवर्न होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इसमें क्या होता है? इसमें हमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें हम ई फिलिंग कर सकते हैं हमारी कंप्लेंट्स की, और फिर इसके लिए ये कमेटी उसे देखेगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं 6 कंज्यूमर के राइट्स। आप जाइए उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को सेट करने की कोशिश की गई है किसकी? मैन्युफैक्चरर की। चौथा एक्ट जो हम सबको पता होना चाहिए वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। नाम से समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन, पर किसकी? गवर्नमेंट की। ये एक्ट इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में, पब्लिक सर्वेंट की, पब्लिक सर्विसेज की फीचर्स क्या हैं? यहाँ पर सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को 30 दिन के अंदर। कवर करते हैं सेंट्रल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेट के और लोकल बॉडीज़ के। अपील्स जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा हैंडल की जाती है। और आरटीआई एक्ट जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। नाउ कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं या कहें कि उनकी सब्सिडरीज होती हैं जिस पे आरटीआई लागू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्मी की बात करें तो आप आर्मी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहें तो उसको अगेंस्ट आर्मी भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर, तो इसके लिए आप नहीं कर सकते। जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है आप उसकी नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नाउ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल्दो इट सीम्स कि यार अभी कौन डोमेस्टिक वायलेंस, किस किस औरत का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पर ऐसा नहीं है। आप भारत का पूरा दर्शन नहीं करें। हमारा भारत आज भी गाँव में बसता है और आज भी कई इलाकों में औरतों को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि शायद वो अपने घर से उतना डाउरी नहीं लेके आई, या फिर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, या फिर वो सोचते हैं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे तो इसके माँ बाप ने तो इसको शादी करके छोड़ दिया है, अब कोई नहीं इसका देखने वाला। नहीं, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून हर उन महिलाओं के साथ है जो ऐसी किसी भी एक्ट को फेस करती हैं, विक्टिम हैं। चलिए तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विमेन को फ्रॉम अब्यूज इन डोमेस्टिक सेटिंग्स। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्रॉड डेफिनेशन दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस की। फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज, कोई भी उस महिला के पति के साइड का कोई भी व्यक्ति, उसका पति हो, उसके ससुर, उसकी सास, उसकी ननद, कोई भी अगर उसे फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इमोशनली और इकोनॉमिकली अब्यूज करता है तो वो इस एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट फाइल कर सकती है कंप्लेंट। और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। अगर एक बार आप इसके अंदर फाइल हो जाते हैं या आपका परिवार फाइल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, उसके पास राइट है रिसाइड करने का, उसके पति के हाउस होल्ड घर में रहने का, उसका अधिकारों से कोई नहीं निकाल सकता। प्रोटेक्शन एंड मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है कि औरतें इतना ज़्यादा जो है एलिमनी की डिमांड करती हैं, करोड़ों में एलिमनी की डिमांड करती हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो हम इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस in a current scenario. And number 4, role of protection office and NGOs and support. I hope you find this video knowledgeable and good enough. If you like it, please share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.